हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी 2020 में। आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूं IBPS PO 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऐड ऑन हुआ है, क्या क्या हटाया गया है, कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा, वगैरह वगैरह। इस सब के बारे में मैं आपको आज डिटेल्ड नॉलेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कब से इसके फॉर्म पढ़ना शुरू होंगे और कब तक इसकी लास्ट डेट है। तो सर कमर कस लीजिए, आज से फॉर्म पढ़ना शुरू हो चुके हैं इसके, यानी 5 अगस्त 2020 से फॉर्म पढ़ना शुरू हो चुके हैं इसके, और इसकी लास्ट डेट है 26 अगस्त 2020। इस डेट के इंतज़ार में आप लोग मत रहिएगा कि अभी 26 तारीख बहुत दूर है तो हम लोग अपना फॉर्म आराम से डाल लेंगे। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें प्री एग्ज़ाम कब होगा, मेंस एग्ज़ाम कब होगा, तो प्री एग्ज़ाम के लिए देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें अभी आपको दिख जाएंगी। प्री एग्ज़ाम होगा आप लोगों का 3 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होंगे। जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। 30 अक्टूबर 2020, 10 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020, ये आप लोगों के प्री एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट्स हैं। इसके बाद में मेंस एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है 28/11/2020, मतलब 28 नवंबर 2020। प्री और मेंस के बीच में लगभग 1.5 महीने का अंतराल रहेगा। ठीक है, इसके बाद में जो आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू की डेट जो है आप लोगों की जनवरी या फरवरी में आ रही है। जनवरी या फरवरी आपका जो 2021 में आएगा उसकी तब इंटरव्यू की डेट है, अभी कोई कंफर्म नहीं है इसका। चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करें, जो एलिजिबिलिटी है वो आप लोगों की ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन आप लोगों ने किसी भी स्ट्रीम में किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ग्रेजुएट होना चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा जो भी है आपके पास, ग्रेजुएशन का होना चाहिए, ग्रेजुएट या उसके इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ग्रेजुएशन मांगा गया है, कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे 60% नहीं है तो हम फॉर्म नहीं डाल सकते, 50% नहीं है तो फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर आप सिंपली ग्रेजुएशन कर रखा है आपने, सिर्फ पास ही हो, तब भी आप फॉर्म डाल सकते हो। यानी 40% वाला भी उसी पायदान पे खड़ा है जिस पायदान पर 98% वाला खड़ा है। तो इसलिए अपने आप को कभी भी कम मत समझिएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। IBPS PO आपका हाथ खोल के स्वागत कर रहा है, और 1100 समथिंग वैकेंसी हैं, 1100 से 1157 लगभग वैकेंसीज़ हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी एक सीट के लिए फ़ाइट कीजिए। ये मत सोचिए कि पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ 1100 साढ़े 1100 सीट्स हैं तो हमारा कहाँ आएगा। तो आपको तो चाहिए तो एक ही सीट है, उस एक सीट के लिए आप लोग फ़ाइट कीजिए। ये दिमाग में होना चाहिए आप लोगों के कि अगर पूरे भारत में किसी एक बंदे का भी सिलेक्शन होगा तो वो मैं होऊंगा। तो इसलिए आप लोग पूरी जी जान से तैयारी में जुट जाइए, भले ही एक सीट क्यों ना हो या 1100 सीट क्यों ना हो या 10 लाख सीट क्यों ना हो। जो भी बंदा ये सोचता है कि यार हमारे सीट कम है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो भैया अगर सीट 10 लाख भी आ जाएंगी तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 135 करोड़ सीट हो जाए, जितनी पूरी भारत की आबादी है उतनी सीटें, तो भैया सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन आपको एक सीट चाहिए, उसके लिए फ़ाइट कीजिए, लड़िए उसके लिए, और तैयारी करके आप लोग सिलेक्शन अपना पाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, आगे आते हैं एज की। तो मिनिमम जो एज है, एज का क्राइटेरिया है वो आपका 20 साल है और मैक्सिमम है 30 साल। ठीक है, यानी 20 साल से 30 साल के बीच में आप लोग अगर हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये एज आप लोगों की काउंट होगी 1 अगस्त 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी 1 अगस्त 2020 को अगर आप 20 साल के हो चुके हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, और अगर 1 अगस्त 2020 तक आप लोग 30 साल से ऊपर नहीं हुए हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? समझ में आ रही है ना भाई ये बात? चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की, तो OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और SC और ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड जो भी लोग होते हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है।
इसके बाद में अगर हम लोग बात करें अपने जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम आप लोगों का प्री, मेंस में ही डिस्क्रिप्टिव आता है और इसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू, यानी 3 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। प्री की अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो प्री एग्ज़ाम में मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के सेक्शंस आएंगे। मैथ में 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के होंगे और आप लोगों को टाइम मिलेगा 20 मिनट्स। इसके बाद में इंग्लिश की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे और इनके लिए भी आप लोगों का टाइम होगा 20 मिनट का। और रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 नंबर के होंगे और 20 मिनट का ही टाइम आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो प्री एग्ज़ाम आप लोगों का टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और आपके पास 60 मिनट का टाइम होगा। तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों को ये करना है। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, अगर आपका सबसे पहले मैथ खुला तो आपको मैथ ही करना है। 20 मिनट से पहले हो गया आपका मैथ तब भी आप लोग किसी और सेक्शन पे नहीं जा पाओगे, और अगर आपका 20 मिनट में नहीं हो पाया तो 20 मिनट से आपको 1 सेकंड फालतू भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर रहता है दिमाग पे। जब ये कंपोजिट टाइम हुआ करता था तो बच्चे क्या काम करते थे कि इंग्लिश जल्दी जल्दी निपटा लेते थे 10 मिनट में और बचा हुआ टाइम रीजनिंग और मैथ में लगाते थे। लेकिन अब वो पूरा का पूरा टाइम आप लोगों का डिवाइड कर दिया गया 20-20 मिनट में। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझ के, जल्दबाजी में गलत नहीं कर देना है। सोच समझ के आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैथ के लिए भी 20 मिनट है, इंग्लिश के लिए भी 20 मिनट है और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें मेंस, अब बात करते हैं हम लोग अपने मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। अब मेंस में देखो क्या रहेगा। मेंस में आपका रीजनिंग और कंप्यूटर मर्ज होकर आएगा। अब कंप्यूटर के कम ही क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपके 45 क्वेश्चंस होंगे, 60 नंबर के होंगे और टाइम रहेगा आपके पास 60 मिनट का। मतलब 1 घंटे में आप लोगों को रीजनिंग के 45 क्वेश्चन करने बस। इसके बाद में मैथ 35 क्वेश्चन होंगे आपके पास, 60 नंबर मिलेंगे इनको करने के लिए और 45 यानी पौने घंटे का टाइम मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद में इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस होंगे, 40 नंबर मिलेंगे इसके लिए और 40 मिनट में आपको करना होगा। जीए के लिए 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 नंबर मिलेंगे और आपके पास टाइम होगा 35 मिनट्स का, यानी मोर देन सफिशिएंट टाइम है आप लोगों के पास। इन टोटल जो क्वेश्चंस हो गए वो हमारे पास 155 क्वेश्चंस हो गए और जो टाइम हो गया आपके पास वो कितना टाइम हो गया, 60 और 40 100 और 50 180, यानी 180 मिनट का आपका टाइम हो गया। यानी लगभग क्या पूरे 3 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास और 155 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, और नंबर है आपके पास 200 नंबर का पेपर है, 155 क्वेश्चन है और 180 मिनट में आप लोगों को ये निपटाना है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग जरा रीजनिंग की थोड़ी सी ब्रीफ बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आप लोगों को फोकस रखना है अपना सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के ऊपर। जैसा कि पता है आप लोगों को IBPS PO का एग्ज़ाम है, तो IBPS PO में पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा आएगा आप लोगों का पज़ल। तो पज़ल पे फोकस कीजिए। जितनी बढ़िया आप लोगों को पज़ल्स मिलती हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर टाइम लगता है कोई बात नहीं, टाइम लगाइए, लेकिन एटलीस्ट सॉल्व करना शुरू कीजिए आप लोग। टाइम धीरे धीरे अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। उसके लिए मैं आप लोगों के सामने और वीडियोस लाता रहूँगा, तो वहाँ से आप लोग देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर थोड़ी सी हम लोग बात करें मैथ की, तो मैथ में आप लोगों के पास DI, ठीक है, DI के अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 5 करने हैं। अगर आपकी 3 DI आई या 4 DI आई हैं आपकी, ठीक, तो 20 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने अगर 12 भी कर लिए, यानी हर एक DI में से आपने 3-3 या 2-2 क्वेश्चन कर लिए, तो 12 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, तब भी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे फटाफट से हो रहे हैं उनको कीजिए। इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे, वो निपटाइए। इनइक्वालिटीज़ आती है अगर, तो उसको कीजिए। अगर आपको एक नंबर के क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस SICI होते हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, उन पे टाइम लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो बल्क में आता है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर 1 नंबर पे आप लोग लगा रहे हो 1 मिनट और बल्क में आपने जो किया उस पर अगर आपने 3 मिनट में 1 DI सॉल्व की तो 5 नंबर दे के जाएगी वो आपको, या 2 या 3 नंबर दे के जाएगी।
ठीक है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि जो बल्क में क्वेश्चंस आते हैं उन पर फोकस रखिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको छोड़ दीजिए, भाड़ में जाए वो, ठीक है। इसके बाद में इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के लिए तो आप लोग वीडियोस देखते ही होंगे। अब्बास सर की वीडियोस आती हैं महिंद्रा गुरु चैनल पे, तो वहाँ से भी आप देखिए, वो इंग्लिश, उनसे अच्छी इंग्लिश आप लोगों को कोई भी नहीं बता पाएगा। इसके बाद में अगर हम जीए की बात करें तो जीए के लिए आपके पास टाइम पर्याप्त है, देखिए, यानी लगभग 1 मिनट का टाइम है सोचने के लिए कि क्या है। रिलेट करना सीखिए आप लोग। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो रिलेट कीजिए कि इस सन में इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ, बैंक रेट क्या होता है, सारी चीज़ों को आप रिलेट करना सीखिए। एक स्टोरी की तरह से सीखिए, उसको माध्यम बनाइए, एक अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट कीजिए, तो देखिएगा आप लोगों का जीए भी बहुत अच्छी तरह से होगा, ठीक है। इसके बाद में आती है बात इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसमें लेटर राइटिंग और ऐसे के 2 क्वेश्चंस आते हैं। 25 मार्क्स मिलेंगे आपको और 30 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 25 में से आप लोगों को कम से कम ऐसा रखना है कि आपको 12 से 15 नंबर मिल ही जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, वहाँ से वोकैब स्ट्रांग कीजिए अपनी, और ये सब करने के बाद में मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि टाइम अभी आपके पास है, तैयारी में अभी से जुट जाइए और सब कुछ फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने जो फ़ीस रहती है, इसकी जो फ़ीस है वो है जनरल कैटेगरी के लिए 850 एंड एससी या एसटी कैटेगरी के लिए 175 रुपीज़, ठीक है। तो ये फ़ीस है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये है कि अभी तक आप लोग लेकर जाते थे अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ, एक उसकी फ़ोटोकॉपी और पेन, बात ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब आप लोग लेकर जा सकते हो अपने साथ मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र। तो ये एक नया चेंज हुआ है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना देखिएगा। चलिए, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दिया, फ़ीस के बारे में बता दिया, जो टाइम पीरियड था, किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड के बीच में आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं वो बता दिया। और इसमें बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। और हाँ, आपका जो फ़ोटो और जो साइन है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कोई भी भद्दापन, कुछ भी ब्लर नहीं होना चाहिए। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप लोग लिखते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन ये भी क्लियर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपना थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा और जल्दी से जल्दी फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि क्या होता है जब लास्ट डेट होने वाली होती है तो हम लोगों की एकदम से दिमाग परेशान हो जाता है, क्या करें क्या ना करें। तो जल्दबाजी में कई सारी गलतियां भी हो जाती है। पता लगा आपने तैयारी बहुत अच्छी तरह से की और जल्दबाजी में फॉर्म कुछ गड़बड़ हो गया या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ गई और सबमिट नहीं हो पाया या आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।